हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस 2020 और यूपीएससी 2020 के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। हालांकि ये वीडियो यूपीपीसीएस 2020 प्री के संदर्भ में ज़्यादा हेल्पफुल है, तो साथ ही यूपीएससी के भी एग्जाम में भी ये हेल्पफुल वीडियो है। तो ये श्रृंखला एक रिवाइज श्रृंखला है जो घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, जिसे हम पूर्वावलोकनसार या पॉइंटर के नाम से जानते हैं, इसे भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 3 को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोगों को कुछ पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी घटना चक्र है, ठीक है। पॉइंटर है आपके, पूर्वावलोकन बोलते हैं इसे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन जो है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट कह सकते हैं इसे। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ये जीएस पॉइंटर है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो हम लोग पॉलिटी के संदर्भ में पार्ट 3 को देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो बात करें अगर भारत में संघ शासित प्रदेश हैं 7 हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये संख्या आप देखेंगे कितनी हो गई है, 9 हो गई है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो 20 सीटें आरक्षित हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए थे। प्रेजेंट टाइम में आप 29 राज्य हैं, 29 नहीं, अब राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 9। याद रखिएगा इसे, एक प्रदेश घटा है। अगर हम संघ शासित राज्यों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी के संदर्भ में देखेंगे। वहीं हम लोग लगभग कल ये वीडियो देख चुके थे, ठीक है। तो हम लोग नागरिकता भी देख चुके थे। हम लोग आगे चर्चा करें, हम लोग ये शायद कल हम लोग पिछले वीडियो में हम ये सभी लोग पढ़ चुके थे। तो आगे देखते हैं। ये सभी चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके थे। हम लोग आज बात करेंगे मूल अधिकार के संदर्भ में, ठीक है। चलते हैं। मूल अधिकार, नागरिकता की कल बात हो चुकी थी और भारतीय संसद बताया था आर्टिकल 11 के तहत ये काम करती है। ये चीज़ हम कल बताए थे। और मूल अधिकारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सही कथन के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। अगर हम आगे चर्चा करें तो भारतीय संविधान या संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आप देखेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकारता क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिली हुई है। आगे हम बात करें मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो मौलिक अधिकार आपके अब बाध्य योग्य हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कुछ मौलिक अधिकारों पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की संप्रभुता और लैंड ऑर्डर, ठीक है, सारी चीजें हैं। तो युक्ति निर्बंधन जिसे बोलते हैं हम, इसीलिए बात कहा जाता है मौलिक अधिकारों को बाध्य योग्य कहते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो देखेंगे आपातकालीन के संदर्भ में बात करेंगे अगर हम, तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में ये निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये आर्टिकल है 12 से 35 तक। 12 में आप देखेंगे कि क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। याद रखिएगा, इसे पूछा गया है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 36 दो ही ऐसे आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में जहां राज्य की डिफिनेशन दी गई है। आपको बताते चलते हैं। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि समानता के अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत हैं। तो देखेंगे आप अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15,
जो अनुच्छेद 16, 17, 18 ये सभी समानता के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं, दिया गया इनके समानता मिलती है लोगों को। शिक्षण संस्थानों में जिनको गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और सुविधा प्रदान की गई है। ये आर्टिकल 15(5) की बात है। अब इसको क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल इसको जो है क्या कर दिया, इसे खत्म किया है। शायद ध्यान रखिएगा इसे। और बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ऐसी बात हम कर रहे हैं कथन में। अगर हम इसके आगे चर्चा करें कथन और कारण के संदर्भ में, तो कारण देखेंगे कि समान लोगों में विधि समान जो होगी और समान लोगों में प्रशासित की जाएगी। तो आप देखेंगे भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, ऐसी बात सही है कि जब सामाजिक संविधान में देखा होगा कि लोग जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, उनको क्या है, उनको संविधान में क्या है, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार से विशेष प्रावधान करने की अपील की गई है, कानून बनाए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि संविधान की बात है तो समान लोगों में विधि समान होगी और समान लोगों में प्रशासित की जाएगी, समान लोगों में विधि समान होगी। ठीक है, समान लोगों में जो विधि है, जैसे जो आरक्षण एक लोगों को मिल रहा है उस कैटेगरी के वो आरक्षण सभी लोगों को मिलेगा, तो समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा आगे कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानसभा पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो आप देखेंगे ऐसी प्राथमिकता का प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और बात करें अब तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत जो है मुख्य उद्देश्य है संविधान की क्या है, सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है। अगर हम आगे चर्चा करें तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 22 तक। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार है वो चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो है अनुच्छेद 19 से और 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे हम बात करें तो देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अधिकार निगमित करने के सक्षम है। तो आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है। आगे बात करें ए, तो संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द आपको मिलेगा। तो पहला, दूसरा है ए को जब संविधान मतलब संविधान की प्रस्तावना की जो समाजवादी शब्द है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। और बात करें संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ इसे मिलाकर पढ़िए, तब आपको लगेगा क्या, आपकी ये निकल के आएगा कि संविधान न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार बनाने की ओर सक्षम है। आगे बात करें हम धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेधवाद होगी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है समता के अधिकार के भी। ठीक है, समता का अधिकार के अधीन है। तो धर्म के अधीन जो धर्म आदि के आधार पर विभेद किया गया प्रतिषेध, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया है भारत के संविधान के अधीन। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता के अधिकार। और भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है कानून के समझ समानता और सामाजिक समानता और अवसर की समानता। आगे बात करें तो देखेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों का शोषण है, आर्टिकल 24 में बात की गई है। और आईसीसी जो बात है कि ICCPR के अनुच्छेद जो है द्वारा अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन का अर्थ है अनुच्छेद 17 में। और न्यायालय द्वारा
न्यायालय जो है उपधारित कर सकता है। अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्यों के संबंध में किया गया हो। भारत में अस्पृश्यता का निवारण जो है निम्न उपायों द्वारा किया जाता है: कानून बनाकर और शिक्षा की उन्नति द्वारा और जनजागरण द्वारा। जो भारत की अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जाता है: कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। आप देखेंगे ऐसी बात कही गई है। अगर हम मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन की बात करेंगे, 1951 के मुकदमे में भारतीय संविधान के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। तो मद्रास बनाम दोराय राजन का मुकदमा था, 1951 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप क्या है, मौलिक अधिकारों को संशोधन की बात हुई थी। आगे बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत देखेंगे। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 वन आ के तहत जो है अंतर्निहित है। जो प्रेस की आज़ादी है 19 वन आ, 19 वन ए, 19 वन का, जो भी आपको मिले ऑप्शन देखिएगा उस हिसाब से। आगे बात करें अगर तो भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। आप देखेंगे अनुच्छेद 19 के तहत। आगे बात करें स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता की बात करेंगे। ये घेराव जो है अफसर के जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसी बात है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता की बात होगी। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आगे हम बात करें नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो अवांछनीय आलोचना का कारण है ये, और व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 आप देखेंगे ऐसी बात 21 में है। तो नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। ऐसा आप ऑप्शन देख के मानेंगे कि इसमें वो ऑप्शन शायद अवांछनीय आलोचना सबसे नियरेस्ट आंसर होगा। अगर आप सिर्फ इस आंसर को देखते हैं कि अवांछनीय आलोचना, अगर इससे भी एक सटीक आंसर आपको दिखेगा तो ये आंसर गलत होगा। प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि आलोचना की जा सकते हैं, लेकिन किसी की मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा आप अवांछनीय आलोचना नहीं कर सकते हैं। मानहानि का दावा वो कर सकता है आप पे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा और निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत है। आपको पता है अब इस निजता का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 वन डी के तहत अनुच्छेद 31 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होगा एकांतता का अधिकार, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जो है निजता का अधिकार। तो 19 जो 1 डी के सो अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होगा एकांतता का अधिकार। आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के पश्चात जो है निम्न अंतर्गत सम्मिलित है। आप देखेंगे धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिक्कों को कृपाण करने धारण करने का अधिकार है क्या, और आप देखेंगे राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म स्वतंत्र का अधिकार नहीं है। तो सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य एवं सदाचार के बीच आगे बात करें सिक्कों द्वारा कपाड़ धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया है। तो ये हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिक्कों द्वारा जो कपाड़ धारण की बात है वो धार्मिक स्वतंत्रता है हमको। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आगे बात करें तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। आगे देखें अगर तो देखेंगे अनुच्छेद 23 के साथ मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिबंध लगाता है 23। और देखेंगे 24 की बात कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया जाता है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता की बात है। आगे हम चर्चा करें मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों पर संरक्षण अनुच्छेद 29 है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात अनुच्छेद 32
21 है। आगे हम बात करें अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, ऐसी बात आप देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार जो परिवर्तित किए गए हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 30 की बात हो रही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण देखेंगे अनुच्छेद 29 है। आगे बात करें अनुच्छेद 16(2) की, तो देखेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 16(2) है। और बात करें अनुच्छेद 29(2) की बात, तो किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी विधि को किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 30(1) के तहत, तो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शिक्षक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 30(1) के तहत है। और 31(1) के तहत देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कहा गई है। तो 31(1) के तहत, ठीक। और आगे बात करें मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात, 31(1) के तहत आप देखेंगे किया गया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात आप देखेंगे तो न्यायपालिका में की गई है। आगे हम सही कथन की बात करें तो के.एम. मुंशी जो है क्या है, संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। आगे देखें तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है। अब बलवंत राय मेहता रिपोर्ट जो है 1957 में पंचवर्षीय योजना के लिए संस्तुति की थी। तीनों ही कथन सही हैं। आगे बात करें, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, ऐसा उच्चतम न्यायालय को दिया गया है अधिकार। उच्चतम न्यायालय क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकार एक तरीके से राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है नेगेटिव राइट्स कहते हैं, नकारात्मकता अधिकार है। राज्यों को क्या है, राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं और मौलिक अधिकार। आगे बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा, तो उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 है। आगे बात करें संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर ने इसकी आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध जो है प्रभावी उपचार प्रदान करता है। आप देखेंगे इसीलिए दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आगे बात करें तो देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय क्या करता है, जारी कर सकता है हैबियस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को। और बात करें सही साल सुमेलित क्रम में, तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के अनुच्छेद 42वां संशोधन है। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस के इंसानों में अनैतिक व्यापार निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में है, आप याद रखिए इसे। विधियों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा अनुच्छेद 29 और शिक्षा के अधिकार की बात अनुच्छेद 21 का में है। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, केशवानंद भारती। बाद में आगे बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकाबले में। आगे हम चर्चा करें संपत्ति के अधिकार को देखेंगे, एक कानूनी अधिकार दिया गया है और भारत संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा। आगे बात करें तो संविधान वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर संपत्ति का अधिकार, वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। आगे बात करें तो भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है तो समानता आवास का अधिकार नहीं, समान आवास का अधिकार आपको नहीं प्रदान करता है, ऑप्शन देख के मारिएगा आप इसे। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है उन्हें 14 से 18 तक है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। आगे बात करें तो देखेंगे कि भारतीय संविधान को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण की बात की गई है, अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है तो
व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। आप देखेंगे आवास के अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार में। आगे बात करें, किसी राष्ट्रपति राष्ट्रगीत गाने वाले को बाध्य नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को उल्लंघन होगा। इससे जो किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन की बात है। आगे बात करें तो देखेंगे इसमें इसके अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आगे बात करें, देखेंगे राष्ट्रपति गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए विधिक उपबंध नहीं है। आगे बात करें तो देखेंगे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है। आगे हम बात करें, भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश में स्वतंत्रता, भ्रमण करने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार। ऐसे आप देखेंगे भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, भारत के नागरिकों को केवल उपलब्ध क्या है, भेदभाव के विरुद्ध, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत में केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे आपको बता देंगे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आप देखेंगे संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण के उपलब्ध का अधिकार है। आगे बात करेंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया था, वह अनुच्छेद 14 से 16 के संदर्भ में लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को। आगे बात करें तो देखेंगे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह है मूल अधिकार के रूप में। आगे देखेंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 तक। आगे हम बात करें तो भारतीय राज्य वह राज्य जो 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो आगे बात करें तो एक जो है प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा के अधिकार मानव अधिकार के रूप के जो है अधिकार की व्याख्या अपरिहार्य है। आप देखेंगे दोनों ही कथन सही हैं और ARA की सही व्याख्या है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी अभी भी जो है सीमित नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बात होगी। तो आगे बात करेंगे तो वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बात हो रही है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को दिया गया है। आगे भारत के किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो उसे निम्न विशेष लाभ का अधिकार होगा। ये देखेंगे आप, ये संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। आगे बात करें संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट कार्यक्रम द्वारा लाभ प्राप्त करता है। आगे हम देखेंगे किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान आप 20(3) के तहत देंगे। आगे देखें दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 ही है। आगे देखेंगे तो विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। विधि के सम्यक प्रक्रिया की बात है। और आगे बात करें तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के संबंध में आप देखेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 22। और बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना किसी मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह के लिए। और यह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता की महानता रक्षक माना जाता है, तो आप देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण है बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। आगे बात करें जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम से निषिद्ध किया गया है, तो पहला है भारत के संविधान द्वारा
दूसरा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। आगे बात करें, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य की परछाई। आगे देखते हैं तो राज्य के निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय जो है एनफोर्सेबल की बात है, तो इन तत्वों को बिना अंतर के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों में किया गया है। आगे बात करें तो देखेंगे भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में हमें प्राप्त हुई है तो आयरलैंड के संविधान से। आगे बात करें, नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है, भारत के संविधान के देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में रामायणकार के लिए समान वेतन के संदर्भ में आप सुनिश्चित किया गया है। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अंग के रूप में भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित किया गया है तो अनुच्छेद 40 में, और भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन देखेंगे निर्देशक सिद्धांत है ये। आगे हम बात करें तो देखेंगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और इसी को देखेंगे जब 41 का बनता है, इसे काम पाने के सहायता के तहत फिर वो कहते हैं कि हमें प्रबंध में भी अधिकार चाहिए। आगे बात करें, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, और अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन के गठन के संदर्भ में। मनरेगा दर अहर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखता है। और देखेंगे रोजगार के अधिकार के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, ये सही है और ये वाला कथन गलत है। ठीक है, भाग 3 से इसका कोई लेना देना नहीं है। मनरेगा की बात अगर देखोगे तो आप डीपीएसपी के तहत निकाल सकते हैं, लेकिन भाग 3 में नहीं। वैसे तो डायरेक्टली आप भाग डीपीएसपी में भी नहीं है, आप ये कानूनी अधिनियम है रोजगार के संदर्भ में जो देते हैं। आगे देखेंगे अकुशल श्रमिकों के लिए। आगे देखेंगे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही सुमेलित की बात है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 देखेंगे काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार की बात होती है। अनुच्छेद 43 का के तहत देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों में भाग लेने का अधिकार है। तो प्रबंधन में तो अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43A की बात कह सकते हैं। अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण है। आगे बात करें, भारत के संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। आगे बात करें, भारत की विदेश नीति की संबंधित है, आप देखेंगे अनुच्छेद 51, और भारत संविधान जिनके द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त स्वीकृत करता है तो बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। आगे बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जब मद्य निषेध और गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, तो इसी की बात होगी। आगे बात करें, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। आगे बात करें तो गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिबंधित होता है तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ऐसी बात आप देखेंगे गांधीवादी सिद्धांतों में है। आगे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से वह है जिसके बारे में संविधान देता है तो प्रौढ़ शिक्षा, और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही कथन जोड़ा गया है तो मुफ्त कानूनी शिक्षा है। ठीक है, ये जो है 6 से 14 वर्ष वाले लोगों के लिए। आगे बात करें तो देखेंगे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार, निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता, और राज्य के निर्देशक तत्वों में आप देखेंगे राज्य सुनिश्चित करने का प्रयोग करेगा और पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम के हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। आगे देखेंगे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक
की सुविधा के अनुसार दिया गया है, ऐसा के.टी. साहा ने कहा है। अब हम मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो देखेंगे भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अपने सक्षुण बनाए रखने को कर्तव्य माना गया है। तो ये आर्टिकल वो अनुच्छेद जो मूल कर्तव्य, तीसरा मूल कर्तव्य याद रखना। भारतीय संविधान की जो बात है 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 51A के तहत, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत 76 में याद रखिएगा SNB। आगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो स्वर्ण सिंह की कमेटी की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 76 में आप देखेंगे संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को 4A या 4 में जोड़ा गया है। वो 4A, यहाँ 4 नहीं, हम गलत, हाँ ठीक, 4 में ही है, सही कह रहा हूँ मैं। आगे बात करें, भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान में, प्रेजेंट टाइम में ये 11 है, याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है और अब जब जोड़े गए थे तब 10 थे, अब 11 हैं। आगे बात करें, भारतीय संविधान में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं 51 में और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया को ही सही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिससे न्यायालय निश्चित करता है। आगे देखें, भारत में मौलिक कर्तव्य देखेंगे, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ऐसे हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं। आगे देखें अगर हम, तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों बारे संदर्भ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उनका संवर्धन और जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उसका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानोपचारण सुधार की भावना, ऐसी बात की गई है अपने मूल अधिकारों में। तो आगे बात करें तो देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए हैं, तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना और उसके परिरक्षण मतलब संरक्षण की बात है। और आगे देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये सभी क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। आपको आगे बात करें, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। आप देखेंगे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की जो है रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा, खोज की भावना का विकास और वैज्ञानिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। आगे बात करें, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन प्राणी और का संरक्षण। आगे बात करें, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हो। तो ये 51 में है जो मूल अधिकार के तहत है। आगे बात करें, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में 4 में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 51A भारतीय संविधान में मौलिक का नागरिकों की जो है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। आगे हम देखेंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 4A मूल कर्तव्य में वर्णित हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव को विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूलवाद धरोहर की रक्षा करना। हम देखेंगे आगे तो भाग 3 में नागरिकता, वो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति तत्व है और भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और भाग 5 से क्या होता है, केंद्र शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, तो ये मूल कर्तव्य है। अब हम बात करें राष्ट्रपति, जो संघीय जो कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, आपको पता है ऐसा आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसी ठीक बात गलत है। भारतीय राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित है, तो क्योंकि गणतंत्र में चुनाव चुन के आता है तो इसकी सीमाएं भी निर्धारित हैं। और तो ये कथन आप ऐसे ही गलत कर दीजिए, तो आप देखेंगे पहला सही है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आप देखते हैं तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। आगे फर्स्ट पार्ट जो है आप देखेंगे जो 50+1 की बात होती है। आगे देखेंगे तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। और तो आगे देखेंगे
यह एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। दोनों ही कथन सही हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। आगे देखेंगे, भारत के निर्वाचन में मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और यही अगर पूछा जाता उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। निर्वाचित ना भी लिखा हो तब भी चलता, क्योंकि उसमें दोनों सदन लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है तो आप देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के कारण आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगर निर्वाचन जो सही नहीं है तो यही सही नहीं है। अगर निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर निर्वाचक मंडल में अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसलिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है कि निर्वाचक मंडल के आधार पर जो है अपूर्ण होने के आधार पर भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया है 50 निर्वाचकों द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा कम से कम। और भारत के राष्ट्रपति में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन मतलब विधान परिषद का सदस्य है। तो क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, चुनाव लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुन के नहीं आए होते हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वीटो की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा जो विभाजित कर भागफल की 1000 से गुणक जो है बराबर होगी वर्तमान में स्थित जनसंख्या से। तात्पर्य है आज भी 17 की जनसंख्या को माना जाता है। बस इसको ऐसा माना गया है कि हम जिस विधानसभा या संसद जो पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के जनसंख्या क्षेत्र जो है परिसीमन के द्वारा इधर उधर कर दी जाती है बराबर करने के संदर्भ में, लेकिन अभी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। सीटों की संख्या आपकी 1971 की जनगणना के आधार पर ही चल रही है। आगे हम बात करें तो देखेंगे, भारत के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है 35 वर्ष का हो, संसद में चुने जाने का योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। आगे याद रखिएगा, अब मानसिक रूप से पागल बिल्कुल ना हो। ठीक है, एक सांसद अथवा विधान परिषद का सदस्य आप देखेंगे, ठीक है, एक सांसद तथा विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, परंतु निर्वाचित होने के उपरांत क्या होगा, उनकी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे, एक सांसद अपनी विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब एक सांसद विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो आपको ये छोड़ना पड़ता है। एक क्वेश्चन और भी है कि अगर कोई सांसद विधानसभा चुनाव लड़ता है तो सांसद है और विधानसभा चुनाव लड़ेगा, ठीक, विधानसभा चुनाव लड़ा और सांसद भी है, चुनाव जीत गया, ठीक है, तो उसे क्या है, ये सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ठीक, अगर सेम चीज होता है, विधानसभा सदस्य है और सांसदी का चुनाव लड़ता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो एक टाइम समय के अंदर इसको छोड़े। जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, देखेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः जो है निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो देखेंगे अनुच्छेद 57 में है, तो राष्ट्रपति की योग्यता 57 में है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, आप देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और भारत राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, और राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र बाद जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के पास उस पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, अभियोग द्वारा और
जो है 61वें महाभियोग की चर्चा है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 द्वारा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी सदन में। राष्ट्रपति पर कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आशय है कम से कम उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का वह तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्य की विधानसभाएं हैं ऐसा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो वह भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्य की विधानसभाएं, ऐसा माना जाता है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं आंसर इसका। तो आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, सेमी हाफ जुडिशियली है। ठीक, आगे बात करेंगे राष्ट्रपति जो पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से निम्न किसी के कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर आप देखेंगे पद भरा जाएगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत, ठीक, तीनों व्यवस्थाएं या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकता है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य 6 माह तक करेगा। आगे देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यभार भारत का CJI होगा, जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखेंगे, कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति होता है, और संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तो अनुच्छेद 53 के तहत। आगे देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। संघ की एक कार्यपालिका है, उसकी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो सही बात है, और 53 में कहा भी गया है। और कार्यपालिका शक्तियां जो है सरकार का व्यवसाय चलाने में संबंधित हैं, ठीक है, सरकार का व्यवसाय कह सकते हैं, सरकार के कामकाज को यहाँ व्यवसाय बोला गया है। तो ये और दोनों सही हैं, किंतु RSA का स्पष्टीकरण नहीं, गले नहीं मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, ऐसा आप देख सकते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख आप देखेंगे, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख देखेंगे भारत का राष्ट्रपति है, और देखेंगे भारत का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बात करेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 108, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आप देखेंगे, ज्वाइंट बेंच की बात हो रही है यहाँ, तो ज्वाइंट बेंच आपकी 108 में है, और संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो आहूत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अलग अलग दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। आहूत, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। आप देखेंगे वह संसद का एकमात्र संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारतीय डाकघर अधिनियम जो है, ये ज्ञानी जैल सिंह थे जो इन्होंने इसका प्रयोग किया था। आज तक इसे अपना जिसे कहते हैं उनकी डेस्क पे या उनकी मेज पर रखा हुआ है, तो यही मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग, जेबी वीटो बोलते हैं इसे, ठीक है, जेबी वीटो है ये। तो भारत के राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार, ठीक, जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। हम आगे चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के तहत आप देखेंगे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोकने कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जब दोनों सदन पास कर देते हैं
तो उस पर रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111 है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, उस विधेयक को अनुमति रोकने का अधिकार जो है प्राप्त है राष्ट्रपति को। अभी बताए थे 111 के तहत। आगे देखेंगे जो राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। ठीक, विधेयकों को आपत्तियों से वापस भेजना और विधेयक को रोक कर रखना, ये सभी संसद को संदेश भेजना, ये सभी है। लेकिन विधेयक को आपत्तियों से वापस भेजना और दोबारा विधेयक उसी रूप में या उस संशोधन के साथ वापस आए तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी पड़ेगी, फिर वो रोकने का अधिकार उनके पास छूट जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऐसी सलाह लेना मंत्रिपरिषद की आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को भेजा था, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 123 के तहत, आप देखेंगे 123 के तहत क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर क्या हुआ था, एक अध्यादेश लाई। अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दी। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल 2 साल पहले क्या किया था, बहुत सारे जो एक्ट पास किए थे अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, आप देखेंगे उनके नाम जो है अध्यादेश के तहत पारित किए थे। उस समय सदन जो सत्र में नहीं था और अध्यादेश लाके उनको पास करना था, पास किए उन्होंने। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद जारी रखना आवश्यक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद जो है रखा जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह के अंतर्गत आप उसे रखेंगे। ठीक है, जब संसद सत्र शुरू होगा तो 6B के अंतर्गत क्या होगा, उसे आप संसद पटल पर रखना ही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्रों की मुख्यमंत्री की। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, आर्टिकल 281। और देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो है आगे राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब आर्टिकल 78, 148। और राज्य का राज्यपाल, आप देखेंगे राज्य के राज्यपाल में जाओगे तो लगभग आप पहुंचेंगे कहाँ, दोस्त है 250 से ऊपर पहुंचोगे। ठीक है, याद रखना। तो अभी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324(4). ठीक, आगे बात करें और जो है भारतीय जो संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो जो संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु जो है वो बंद करेगा। तो आर्टिकल 160 में, ठीक है, राज्यपाल के कृत्यों को तो आप देखेंगे ये जो राज्य के मुख्यमंत्री या उसमें बात की थी, तो आप देखेंगे राज्यपाल लगभग भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आगे देखेंगे राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति 143 के तहत प्राप्त है। हम आगे देखेंगे तो देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में सही नहीं है, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। आगे बात करें भारत के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, और भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने से। और भारत राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, और भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। आप देखेंगे औपचारिक
जो इंस्टीट्यूलर और विधि और संवैधानिक और नाममात्र की और भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद पटल पर रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद पटल पर रखवाएं संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। आप देखेंगे रखवाता है कौन? संसद पटल पर राष्ट्रपति का है। आगे देखें तो संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो देखेंगे वित्तीय बिल को विचार हेतु लौटाना, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना। तो ये तो संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ठीक है, राष्ट्रपति जब लोकसभा अध्यक्ष जब कह देता है कि ये धन विधेयक है, उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो राष्ट्रपति का वहाँ विशेषाधिकार नहीं रहता है। ठीक है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार लौटाना ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। जो है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करेगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नीतियां हैं वही अभिभाषण है राष्ट्रपति का। ऐसा संसद के राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात लिखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कार्य करेगा, जो अधिनियम पेश करेगा, जो उसकी नीतियां हैं, जो साल भर का उसका ब्यौरा है, जो उसने कार्य करने हैं अपने बजट में, एक बार आगे आने वाले वर्ष का जो अपना विवरण देता है, वही केंद्रीय मंत्रिमंडल कार्य करती है, वही उसका अभिभाषण होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलता है। ऐसी बात नहीं है, ये सही है और गलत है। भारत का राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्योंकि फ्रांस भी एक गणतंत्र है जहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है। और लेकिन आप वहाँ का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ का प्रधानमंत्री इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री पावरफुल है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ भी गणतंत्र बोला जाता है, यहाँ भी गणतंत्र बोला जाता है, इसलिए उससे मिलान कर सकते हैं आप। पूछा जाए अगर तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो बिल्कुल सही बात है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आगे बात करें, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए देखेंगे दोनों गले मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जो बात करें, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बात करेंगे, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से मुक्त नहीं है। अगर मुक्त हो जाएंगी तो स्वतंत्रता हो जाएगी। और बात करेंगे कि विधायी नियंत्रण आपको संविधान से मुक्त नहीं है। ठीक, संविधान से बंधे हुए हैं सभी लोग। आगे बात करें तो देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति तो थे बीबी गिरी थे, और 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे बात करें तो जो भारतीय जो बीबी गिरी संस्थान है, आप देखेंगे नोएडा में है, याद रखिएगा इसे भी। और भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है, वो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जो सर्वसम्मति से चुने गए। नीलम, आप याद रखना, नीलम है, इसीलिए जो है सर्वसम्मत से चुने गए, तो नीलम है। ठीक, फारूक अली, जो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में, तो फखरुद्दीन अली अहमद आप देखेंगे CJI भी थे, याद रखना ये। फिर इसके बाद ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 हैं। संजीवा रेड्डी मतलब नीलम संजीवा रेड्डी, तो आप देखेंगे 77 से 82 हैं। और जाकिर हुसैन जो है 67 से 69 हैं। तो जाकिर हुसैन इससे पहले उपराष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। तो 67 से 69 जो है जाकिर हुसैन जब उपराष्ट्रपति के दौरान रहे तो राष्ट्रपति भी बने रहे। और बीबी गिरी 69 से 74 तक हैं। ठीक है, ये कुछ कार्य के लिए बने थे जाकिर हुसैन, फिर बाद में आगे भी बने। तो आप देखेंगे जो फखरुद्दीन अली अहमद, फिर इसके बाद जो है नीलम, फार्मूला बताएं आपको, छोड़ो जाने दो, याद कर लेना अपने हिसाब से। तो फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी,
डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। आगे चेक कर सकते हैं हम इसे। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे थे जो सर्वसम्मत से चुने गए थे। भारत के उपराष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक की बात होगी तो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला था। आगे बात करें भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है तो बीबी गिरी, और ट्रेड यूनियन से बीबी गिरी संस्थान नोएडा में स्थित है। आपको बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में एक न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति जो हमने जब फखरुद्दीन अहमद बोला था वो नहीं है, मुख्य न्यायाधीशों की है में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, वो जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं। तो हिदायतुल्लाह की बात हो रही थी। इससे पहले हमने आपको जो है फखरुद्दीन अली अहमद की बात की थी। फखरुद्दीन अली अहमद ऐसा नहीं है, ये मैंने यहाँ गलत बोल दिया, याद रखिएगा। आगे बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। सत्य कथन की बात करें तो देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, और आप देखेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो आप देखेंगे दूसरा कथन ऑटोमेटिक गलत हो गया कि राष्ट्र संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ संविधान में है। ठीक, संविधान की अधिकार के तहत श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति 12वीं थी, और एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है बाद में अधिनियम मान जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो जो विधेयक है बाद में अधिनियम, जब राष्ट्रपति अपनी सिग्नेचर कर दे उसी समय से वो अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़े, किसी जो है भौगोलिक क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार देखेंगे तो राष्ट्रपति को है। अनुसूचित क्षेत्र की बात है, अनुसूचित घोषित करने का जो भौगोलिक क्षेत्र यहाँ लिखा ही हुआ है, तो भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक दायित्व है तो राष्ट्रपति को है। और अनुसूचित क्षेत्र पर आप देखेंगे जो उनका जो एजेंट गवर्नर है उसके हिसाब से रूलिंग होती है, वहाँ मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप कम होता है। हम आगे बात करें, वह राष्ट्रपति वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता। उक्त कथन है राष्ट्रपति की, और राष्ट्र का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब प्रतिबिंब है, तो प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह राष्ट्रपति के बारे में बोला जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार के राज्यपाल रह चुके थे तो जाकिर हुसैन साहब, वर्तमान में रामनाथ कोविंद पार जो हैं, आपको पता है ये अभी रामनाथ कोविंद की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात है, और दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था तो राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन द्वारा दिया गया था। ठीक है, एडविन लुटियन ने जो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक दल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद सदनों के दोनों सदस्य। देखा, इसमें निर्वाचित नहीं है। आगे अब देखोगे तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। एकदम सही बात है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होता है। ठीक है, और उपयुक्त वक्तव्यों में आप देखेंगे जो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, गले मिलने को तैयार हैं। और बात करें उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन के संदर्भ में देखेंगे, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस बात के लिए उम्मीदवार हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा सीधे चुनाव से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का सीधे चुनाव से है। आगे बात करें भारत के राष्ट्रपति का, भारत का द्वितीय उच्चतम जो है प्रतिष्ठित पदाधिकारी है वह भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित जो है
पदाधिकारी है। दूसरे नंबर का है प्रथम व्यक्ति, अगर बोलेंगे इसे प्रथम व्यक्ति के रूप में समझ लीजिए तो भारत का द्वितीय व्यक्ति बोला जाएगा तो उपराष्ट्रपति है। पहला राष्ट्रपति बोला जाएगा, दूसरा उपराष्ट्रपति। और इसके बाद देखेंगे कि पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है। पद से संबंधित आप देखेंगे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद देखोगे तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से लिया गया है, जब राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए, ठीक है, एक सबॉर्डिनेट की भूमिका है इसकी। आगे बात देखेंगे, जब आप देखेंगे जब ये इसके पास जो कार्य करने होते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के पद त्याग अवस्थीकरण के चलते करेगा। आप देखेंगे जो इसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है, इनको उपराष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं उपसभापति के रूप में मिलते हैं। याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे मिल सकता है आपको। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आप देखेंगे राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी सब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो राज्यसभा की सभापति उपराष्ट्रपति हैं। एक अध्यक्षता होने के आधार पर जो है उसकी सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा को आगे बात करेंगे तो दो महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व अपना पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त पद पर रहे। तो आप देखेंगे दो महानुभाव थे, दोनों महानुभाव एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, दोनों जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व एक राजदूत थे या उच्चायुक्त जिसे कहते हैं अम्बेसडर की भूमिका में थे। तो ऐसे राधाकृष्णन और बीबी गिरी थे। आगे बात करेंगे सभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत में किया जा सकता है राज्यसभा में, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा परिषद मतलब राज्यसभा के जो है प्रस्ताव के द्वारा। आगे बात करें, मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वें थे, ठीक है। आगे बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक, जो सबसे सशक्त भूमिका में होता है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है, याद रखना है जो है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से अनुमति प्राप्त है, ठीक है। राज्यपाल को शासकीय कार्यों से जो है उन्मुक्ति प्राप्ति है, बिल्कुल प्राप्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ठीक है। आगे एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य होते सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देना आवश्यक होती है। अगर एक राज्यपाल को कोई व्यक्तिगत उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सकती है। फौजदारी तो आप कर नहीं सकते, सिविल है तो आप कर सकते हैं। तो सिविल के संदर्भ में उसे 2 मास की आपको लिखित सूचना देनी होगी, तब उस पर आप कार्रवाई कर पाएंगे। आगे बात करें, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री को आप देखेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। आगे बात करें, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 78 में प्रावधान है तो प्रधानमंत्री के संदर्भ में कैबिनेट में सम्मिलित होता है केवल कैबिनेट मंत्री, और जिसे बोलते हैं मंत्रिमंडल में आप देखेंगे सभी होता है, लेकिन कैबिनेट में सम्मिलित होंगे तो केवल कैबिनेट मंत्री होंगे, याद रखिएगा इसे। आगे संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है या होती है। सही कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवेदन के लिए नियम बनाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो आप देखेंगे वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसी बात आप देखेंगे। और भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पदच्युत की जो है विवेचित करता है, अनुच्छेद 75 में है। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करने का अधिकार अनुच्छेद 75 में है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है तो देखेंगे लोकसभा सदस्य के रूप में, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इन इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात होगी भारत के प्रधानमंत्री की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मिलित प्रधान होता है तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान
तो प्रधानमंत्री होगा। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत के प्रधानमंत्री, ठीक। अगर देखेंगे ये सभी पीएमओ के तहत आएंगे। आगे भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का समय आप देखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का पहले पद ऐसा नहीं था, लेकिन बीच बीच में उप प्रधानमंत्री आते रहते हैं। लोगों को संतुष्ट करने के लिए होता है, ये राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति की संतुष्टि के लिए होता है कि प्रधानमंत्री के बाद मुझे उप प्रधानमंत्री मिला है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री को क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए जो है व्यक्तियों को चयन करने और पूर्णता विवेक का प्रयोग होता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों के चयन में आप देखेंगे पूर्णता स्वविवेक का वो प्रयोग कर सकता है, अधिकार होता है उसके पास। आगे बात करेंगे, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे हम केंद्रीय मंत्री 6 मास तक रह सकता है। भारत की संसद के संबंध में सही कथन देखेंगे तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की जो सरकार का प्रावधान है, जो संसद के सर्व प्रमुख कार्य हैं मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विशेष प्राप्त रहना होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के लिए 75(3) के अनुसार ऐसी सामूहिक रूप से उत्तरदायी आप देखेंगे तो ऐसी संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, 75(3) के अनुसार है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ठीक याद रखिएगा इसे। और जो प्रधानमंत्री आप देखेंगे, ठीक है, इससे बात करें तो मंत्रिमंडल के प्रावधान करना, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बातें हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के उपरांत नहीं सही स्थित है, ठीक है, उपरांत सही स्थित आप देखेंगे जो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक जो भी बने रहें कहेंगे, ठीक है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। अपदस्थ मंत्रिमंडल अपने पद पर नई सरकार बनने तक पदभार का निर्वहन करेगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बात करें तो देखेंगे संघीय मंत्री राष्ट्रपति क्या हो, भारत के प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ठीक है। अगर कोई विधि निर्माण की बात है इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। आगे बात करें, ये सैद्धांतिक है, व्यवहारिक कुछ भी होता हो, ठीक। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जब पर पार्टी के रूप में परिपालन किया जाता है प्रधानमंत्री यदि निम्न संबंध से बहुमत खो दे तो वो त्यागपत्र दे दे, ऐसा भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक पर पार्टी है, याद रखिएगा। आगे भारत में मंत्रिमंडल रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। आगे देखें, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत विषय देने की अनुमति स्पीकर को है, ठीक है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने की अनुमति जो है आवश्यकता होती है तो स्पीकर की होती है, व्यक्तिगत अनुमति दे सकता है, ठीक है। जो व्यक्तिगत वक्तव्य देने के संदर्भ में आगे बात करें, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अब विश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50। आगे बात करें, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ये सही कथन है। आगे देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही कथन है। और भारत लोकसभा के पद का निर्णय जो डिसीजन है वो संघीय संसद का है, ध्यान रखिएगा। लाभ का पद का निर्णय डिसीजन संघीय संसद का है। इस पे लाभ के पद पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया था, आप देखेंगे लाभ के पद का निर्णय करेगा तो ये संघीय संसद को राइट है, ठीक है। आगे बात करें तो देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, याद रखना, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहती है। उत्तर प्रदेश के नेता नेहरू की कैबिनेट पे पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का वो नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में क्या बने, बाद में वो
रक्षा मंत्री बने तो कैलाश नाथ काटजू थे, ये याद रखिएगा इसे। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री के रूप में थे, तो आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो है R.K. षणमुखचेट्टी थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। 49 में उनके स्थान पर जॉन मथाई आ गए, वित्त मंत्री को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो R.K. षणमुखचेट्टी, फिर के बाद जॉन मथाई भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री नहीं थे। अंबेडकर साहब आगे देखेंगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था, सॉरी मैं गलत बोल गया, कानून मंत्री था के संदर्भ में तो B.R. अम्बेडकर भारत का संविधान में उल्लिखित है। आप देखेंगे बजट शब्द, और भारत के जो 12वें जो प्रधानमंत्री थे वो देवगौड़ा थे। आगे बात करें सही सुमेलित क्रम में तो विश्वनाथ सरकार के सिंह के विश्वनाथ प्रताप सिंह के संदर्भ में तो 2 दिसंबर 1989, 10 नवंबर 1990 इनका ये विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या है प्रधानमंत्री कार्यकाल है कि 2 दिसंबर 89 और 90 तक हैं, मतलब 2 साल लगभग रहे। इसके बाद चंद्रशेखर आते हैं, 90 से 91 रहे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे देवगौड़ा साहब आते हैं, 96 से 97 1 साल लगभग रहे हैं, ठीक है। आगे इंद्र कुमार गुजराल 1 साल से कम है देवगौड़ा का कार्यकाल। आगे देखेंगे इंद्र कुमार गुजराल जो है इन्होंने अप्रैल 97 से 98 मार्च तक, तो आप देखेंगे ये भी लगभग 1 साल के आसपास रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक, ये आप देखेंगे उस समय कोलेशन गवर्नमेंट का दौर चल रहा था कि लोग आए चले आए गए की बात थी। तो चल मैं आता हूँ ठंडा पानी पीता हूँ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 और से 90 तक, 89-90 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 90-91 चंद्रशेखर, देवगौड़ा 96-97, गुजराल 97-98 और अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2000। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का पद प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है। पहले वो 16 मई 1996 से जून 13 सप्ताह 13 महीने, फिर कुछ ऐसे करके है, उनका अभी दिखाएंगे आपको। तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक आप देखेंगे, मार्च 1998 से आप 26 अप्रैल 1999 तक, ठीक। इसके बाद 13 अक्टूबर 99 से जो है 4 तक आप देखेंगे इसे, ठीक, अलग अलग बना है। तो कार्यकाल है पहले वो 96 से 13 मई से जून तक रहे, फिर 19 मार्च से 26 अप्रैल तक रहे, फिर 99 से 1999 तक रहे, 23 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, तथा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो आप देख सकते हैं इस क्रम में कितने हो गए। अब एक नाम और जोड़ेंगे, वो नरेंद्र मोदी। तो 1 2 3 4 5 6 इस समय 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चल रहे हैं। तो आप देखेंगे भारत में तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, और मनमोहन सिंह। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु के देश के बाहर हुई है तो ये लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो ये काम था चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आगे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में किसी भी सदन में उपस्थित नहीं हुए, तो चौधरी चरण सिंह के चरण जो हैं किसी भी संसद के किसी भी सदन में नहीं पड़े प्रधानमंत्री। अब अपने भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में, ठीक है, प्रधानमंत्री जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने चरण जो हैं संसद भवन में नहीं रखे थे, याद रखिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो मंत्रिमंडल का प्रयोग का शब्द 352 में हुआ है, जो आपात उपबंध से संबंधित है, याद रखिएगा इसे। और आगे बात करें तो देखेंगे भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री जो थे रहे हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो बीपी सिंह, ठीक है, ये भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं बीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। तो बीपी सिंह, वेंकटरमण, चौहान को आप पता ही है, और बाकी प्रणब मुखर्जी उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित करती है नरसिंह राव द्वारा, LPG, ठीक है, आप याद रखिएगा इसे। आगे देखेंगे
तो मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। आप देखेंगे ये सभी मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, फिर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें, आप लिखा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे लिखा है तो उसे सही मारिएगा। आगे बात करें, प्रधानमंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवा उनका क्रियान्वयन करते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही बात है। ठीक है, और संघीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों ही सही हैं, लेकिन गले नहीं मिले, व्याख्या अलग अलग है। ठीक है, तो कथन दोनों सही हैं। आगे बात करेंगे, भारत की संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आप देखेंगे मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा, तो संयुक्त रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति, तो ये गलत है। आगे बात करें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के संघीय सदस्य मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। ठीक, किसी व्यक्ति को आपको प्रधानमंत्री कहना केवल क्या है, राजनीतिक निर्णय है। ये उसकी जो है मानसिक संतुष्टि का पद है, याद रखिएगा। आगे बात करें, कारण वह या उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। ये वार दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। आगे बात करें, भारतीय संविधान में ये बाध्यता भारतीय संविधान में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल व्यक्तियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों को की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91 अमेंडमेंट था, संवैधानिक संशोधन था, याद रखिएगा इसे। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में सही कथन है, 15 अगस्त 1947 को मंत्रिमंडलों की संख्या जो है 47 में 18 थी। ठीक है, मंत्रालयों की संख्या 18 थी। आगे बात करें, आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित हैं, तो ये व्हाइट पत्र कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है, आधिकारिक दस्तावेज होता है इसे। और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ऐसा अनुच्छेद 257 में आप कहेंगे। और संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की बात है गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट के आधार पर। आगे बात करेंगे, मंत्रिमंडल मंत्रालय के कार्य हैं, आप देखेंगे मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना। ऐसी बात आप देखेंगे, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना, ऐसी बात देखेंगे तो करेंगे। आगे बात करेंगे, JL नेहरू शांति वन, इनके क्या बना है, समाधि बनी है, ध्यान रखना। LV शास्त्री विजय घाट पे बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल बनी बैठी है। ठीक है, शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी है और ये जो LV शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट पे हैं और JL नेहरू शांति वन में बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसे। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ठीक, दोनों ही कार्य सही है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कानूनी कार्यसूची तैयार करना, तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य होते हैं। और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना। आगे हम बात करें तो JL नेहरू, ठीक, देखेंगे शांति स्वभाव के थे, ऐसा बोला जाता, तो शांति वन में चले गए। और विजय जी क्या है, जो जय किसान जय जवान का नारा देकर विजय प्राप्त कर ली, तो विजय घाट पे चले गए। इंदिरा गांधी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। अब कहें बात, अगर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस तरीके से हमने पॉलिटी का कुछ तीसरा पार्ट कंप्लीट किया। अगले पार्ट में तब तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।